जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। खबरों की शुरुआत करेंगे। कनाडा में 3 दिन चले G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात हुई। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई है। बैठक के बाद मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभारी हूं। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का मौका मिला और इसी के साथ भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर भी सहमति बन गई है। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था और अब जब G7 समिट के लिए न्योता मिला और प्रधानमंत्री वहां पर शामिल हुए और जो तस्वीर आई उसके बाद खालिस्तानियों को तो वो तस्वीर चुभी ही, लेकिन अब और ज्यादा करारा तमाचा खालिस्तानी एजेंडे पर पड़ा है क्योंकि हाई कमिश्नर की नियुक्ति पर भी दोनों देशों ने सहमति बना ली है। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहेंगे सर इस पर, कितना करारा तमाचा है उस एजेंडे पर जो भारत के खिलाफ कनाडा की धरती से लगातार चलाया जा रहा था और जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। जी नमस्कार चेतन जी, और धन्यवाद आपके शो में मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो खालिस्तान की मांग करने वाली जो आतंकी अतिवादी जो ताकतें कनाडा की धरती पर ऑपरेट कर रही हैं और वो जो अनेक एंटी इंडिया एक्टिविटीज वहां से वो संचालित करते हैं, साजिशें रचते हैं, उसको लेकर के भारत लगातार प्रमुखता से और डे वन से ये जो आवाज है ये उठाता रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि जो पिछली जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार थी वो भारत की इस तरीके की जो मांग थी कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर लगाम लगाई जाए। जो खालिस्तान समर्थक अतिवादी आतंकी जो ताकतें हैं वो जिस तरीके से वहां पर धरने प्रदर्शन करते हैं, हिंदू मंदिरों को टारगेट करते हैं और अनेक तरीके के भारत विरोधी एक्टिविटीज को करते हैं, उस पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन जो पिछली जस्टिन ट्रूडो की जो अपरिपक्व सोच रखने वाली जो सरकार थी उसने ऐसा कोई कार्रवाई करने की बजाय भारत के ऊपर ही उल्टे एलिगेशंस लगा दिए कि एक हरदीप सिंह निज्जर नामक जो आतंकी था उसकी हत्या में भारत का हाथ है इत्यादि इत्यादि, जो बेसलेस एलिगेशंस पिछली सरकार ने लगाए थे। और इसकी वजह से ये जो भारत और कनाडा के जो संबंध थे काफी तनावग्रस्त हो गए थे और डिप्लोमेट्स को एक दूसरे दोनों देशों ने जाहिर है कि अपने यहाँ से बहिष्कृत किया था। लेकिन अब जब कनाडा में इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद मार्क कार्नी जैसे एक परिपक्व नेता प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर उन्हें पदासीन हुए हैं, तो ऐसे में जो अभी जो वर्तमान समय में जो स्थितियां दिख रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये जो संबंध है वो बैक एंड ट्रैक होंगे। और भारत और कनाडा के संबंधों के संदर्भ में मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इन संबंधों का जो आधार है, इन संबंधों की जो नींव है वो बहुत ही गहरी है। दोनों ही देश विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और दोनों के बीच में जाहिर है कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। और दोनों ही राष्ट्रों के बीच के ये संबंध हैं उनको बनाने में जो हमारा डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा कनाडा में है, 30 लाख की लगभग की आबादी है, इसमें 8 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं, तो उन्होंने भी इन संबंधों को दशकों से गढ़ा है। और इन संबंधों को किसी एक नेता के द्वारा, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, उसमें तनाव तो जरूर पैदा कर दिया गया था लेकिन उसको वो डिस्टर्ब और हमेशा के लिए उसको डैमेज नहीं कर सकते थे। ये बात हम लगातार कहते रहे हैं और आज वही बात दिखाई दे रही है। हम इस बात को चेतन जी पहले कहते रहे कि जब कनाडा में इलेक्शंस होंगे और नई सरकार आएगी, नए नेता आएंगे, जस्टिन ट्रूडो की जब विदाई होगी तो उसके बाद से संबंधों में बहाली शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये संबंध की जो नींव है, जो इसका जो आधार है वो बहुत गहरा है, उसको हिलाया नहीं जा सकता। तो ये आज जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये खालिस्तान समर्थक जितने भी आतंकी अतिवादी जो तत्व हैं उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। और जिस तरीके से वो भारत विरोधी गतिविधियां पिछले अल्पमत की जो सरकार थी और एक जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल सर, सहमति जो है कमिश्नर के स्तर पर बनी है कि जो भी डिप्लोमेट्स हटाए गए थे उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा जा रहे थे
और वहां भी जब पहुंचे भी तब तमाम प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। कुछ खालिस्तानी जो एजेंडाधारी हैं उन्होंने तमाम सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन सर क्या लगता है, क्योंकि मार्क कार्नी से भी जब पत्रकार ने सवाल किया निज्जर के हत्याकांड को लेकर, क्या आप दोनों नेताओं में कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये मामला कोर्ट में है और मुझे इस पर बोलने से फिलहाल बचना चाहिए। ये एक चीज है, लेकिन क्या कनाडा की धरती पर आने वाले समय में इन खालिस्तानियों का दबदबा कम होगा? इस पर क्या लगता है सर आपको, क्योंकि अभी फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सरकार है जिस तरीके का अभी अप्रोच दिखा रही है मार्क कार्नी की, उससे ऐसा लगता है कि वो भारत की इस मांग को गंभीरता के साथ लेंगे कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं उस पर लगाई जाए और इसको कर्ब किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं और जिस तरीके का एक सब जुडिस मैटर जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में बोलना उचित नहीं समझूंगा, तो इससे ये स्पष्ट है कि वो मैच्योर रवैया अख्तियार कर रहे हैं। वो जस्टिन ट्रूडो की तरीके से नहीं कि वो सीधा सीधा जा करके भारत के ऊपर ही एलिगेशन लगा दें और बिना किसी प्रमाण के भारत के ऊपर वहां की संसद में जाकर के बयान दे दें। इस तरीके का जो अपरिपक्वता और सत्ता लोलुपता की वजह से जो जस्टिन ट्रूडो ने दिखाई थी, मेरा ऐसा विश्वास है कि मार्क कार्नी ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि जस्टिन ट्रूडो को तमाम उन्हीं की पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी घेरने का काम किया ही, और अब शायद जस्टिन ट्रूडो को समझ आ रहा होगा कि जो उन्होंने भारत के खिलाफ करने की कोशिश की थी वो उसमें तो फेल रहे, और अब वो उनके खालिस्तानी जो शायद उनके दम पर और उनके भरोसे पर आगे बढ़ रहे थे, उनकी भी बुरी हालत है।